हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। हम अभिषेक। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को। फंडामेंटल राइट पे हम दो वीडियो पहले बना चुके हैं जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो जिसने भी पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो जाके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखे, उसके बाद पार्ट 3 पे आए, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। अभी देखो, हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, है ना। आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 और 13 भी देखा था, है ना, जो कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया था सबसे पहले वाले वीडियो में। फिर राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा था हमने सेकंड लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर में राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक था। तो ये जो दो राइट टू इक्वलिटी और फ्रीडम है ना, ये थोड़े बड़े बड़े कॉन्सेप्ट थे, इनको हमने अलग अलग वीडियोस में देखा। फिर अब देखने वाले हैं हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक है। फिर राइट टू एजुकेशनल और कल्चरल राइट है, जो कहाँ पे है? आर्टिकल 29 से 30 तक है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, ये फंडामेंटल राइट्स आज देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार है। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? आर्टिकल 23 और 24 में है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हमारा शोषण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोहिबिट करते हैं, क्या किस चीज़ से रोका जाता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? तस्करी। तो मानव की तस्करी वगैरह नहीं कर सकते, जैसे पुराने टाइम पे चलता था ना कि स्लेवरी वगैरह होती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको प्रोहिबिट कर दिया है। फिर क्या है? बेगर। बेगर मतलब फोर्स्ड और अनपेड लेबर, कि ज़बरदस्ती किसी से काम करवाया जा रहा है और उसको पैसे भी नहीं दे रहे हैं, है ना। एक तो पहले तो ज़बरदस्ती काम करवाना ही नहीं है, उसके बाद अगर काम करवा रहे हो तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं दे रहे हो तो यहाँ पर आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हो। फिर और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, जितने भी तरीके की फोर्स लेबर होते हैं, जितने भी तरीके से लोगों का शोषण करते हैं, उसको यहाँ पे हटा दिया गया है कि भाई आप इनका शोषण नहीं कर सकते। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? देखो, काम तो यहाँ पे किसी से फोर्सफुली नहीं कराया जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे सर्विसेज वगैरह होती हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनमें वो चीज़ें करनी ही होती हैं, मतलब जबरन करवाना पड़ता है। जैसे मिलिट्री सर्विस, यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, जब ट्रेनिंग होती है और कुछ काम करवाते हैं तो फोर्सफुली करवाना पड़ता है, मतलब बड़े कठिन से कठिन माहौल में उनको ले जाके और उनसे काम करवाया जाता है। तो यहाँ पे मिलिट्री सर्विसेज को एक्सेप्शन में रखा है कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है। नेशनल सर्विसेज कि भाई देखो, यहाँ पे क्या बोला था? अनपेड लेबर्स, है ना। अब क्या होता है? देखो, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे जितने भी डॉक्टर्स थे और जितने भी लोग थे, तो उनसे काम करवाया जा रहा था, है ना। उनको पैसे भी नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी उनसे काम करवाया जा रहा था। तो नेशनल सर्विसेज में कभी भी जब इमरजेंसी का टाइम आएगा तो उस टाइम पे आपको पेड नहीं किया जाएगा, उस टाइम पे आपको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे और आपको काम भी करना पड़ेगा, बट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बस आपसे फोर्स लेबर मतलब काम फोर्सफुली करवा सकते हैं। फोर्सफुली मतलब बोलना ये नहीं कि फोर्सफुली करवाते हैं, लेकिन नेशन इंटरेस्ट में हम काम करवा सकते हैं, और मिलिट्री सर्विसेज में तो करवाना होता ही है। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, मतलब हमारा शोषण यहाँ पे नहीं होगा। आर्टिकल 23 है। फिर 24 क्या है? ये क्या है? आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, है ना। अभी क्या है? देखो, आर्टिकल 24 क्या है? 14 ईयर से नीचे के बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए क्या अधिकार है कि देखो, जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, डेंजरस सिचुएशन में जो काम करने होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करने होते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो 14 साल से बड़े बच्चे होते हैं वो सब काम कर सकते हैं, लेकिन 14 साल से छोटे वाले बच्चों को, वहाँ पे 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पे काम करने का अधिकार तो है ही नहीं, और उनसे कोई फोर्सफुली नहीं करवा सकता, खासकर लीगली, है ना। वैसे तो करवाते हैं, वो तो अलग बात है। जैसे फैक्ट्रीज हो गई, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें यहाँ पे 14 साल तक के बच्चों से काम नहीं करवाएंगे। माइनिंग वगैरह होती है। अब माइनिंग कितनी डेंजरस सिचुएशन में होती है कि भाई अंदर जाके कर रहे हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा विस्फोट वगैरह होते हैं, है ना। कभी हादसे भी हो जाते हैं। किसकी वजह से? CH4 होता है, मीथेन की वजह से। CH4 क्या है? मीथेन। तो मीथेन का वहाँ पे ऑक्सीजन से मिलेगी, और कुछ भी थोड़ा सा स्पार्क हुआ उससे क्या ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, जो चिल्ड्रंस वगैरह है ना, उनको यहाँ पे 14 से नीचे के जो चिल्ड्रन है, 14 तक के चिल्ड्रन है, उनको यहाँ पे काम करना नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पे उनको काम जो करवा रहा है तो उनको सज़ा भी मिलेगी। फिर और एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट,
जो भी खतरे वाले जितने भी एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ें होती हैं, जितने भी काम होते हैं, 14 साल से जो छोटे बच्चे रहते हैं, 14 साल तक के बच्चे, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये आर्टिकल 23 और 24 देखा है ना। 23 क्या था वो हमने देख लिया, 24 ये तो हो गए हमारे क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये क्या, धर्म की बात हो गई है ना। रिलीजन के लिए हमारे पास क्या क्या फ्रीडम है, वो कहाँ पे है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। तो ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, देखो एक तो पहले ये क्या है, एक इंडिविजुअल राइट है ना। इंडिविजुअल क्यों है अभी बताता हूँ। इंडिविजुअल राइट है, ये मतलब एक सिंगल इंसान की बात हो रही है, जैसे मैं, है ना। तो इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, रिलीजन को लेके, कि भाई हमारे अंदर, हमारी आत्मा से हम जिस चीज़ को मानना चाहते हैं, जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, हम मान सकते हैं, है ना। उससे ऐसा नहीं है कि भाई हम अंदर से किसी को मतलब कोई भी धर्म को मान रहे हैं, किसी भी रिलीजन को मान रहे हैं, उससे किसी को तकलीफ हो, नहीं कर सकता वो ऐसा। तो हमारे अंदर जमीर बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो आत्मा से हम जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। और फिर क्या है, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। अब इसका मतलब क्या है, देखो प्रोफेस मतलब होता है हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, है ना। कोई भी धर्म हम मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जैसे हुआ, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम में जाके वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जाके तो नहीं, लेकिन मैं क्या, नमाज़ पढ़ना है तो मैं पढ़ सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्रोपोगेट, अगर मुझे कोई धर्म में कुछ अच्छाई दिख रही है, कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं और मेरा मन हुआ कि मैं और लोगों को बताऊँ, तो मैं उसको प्रचार कर सकता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रचार कर सकते हो, लेकिन क्या है, फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। कन्वर्ट करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं होता। अगर किसी को कन्वर्ट होना है कि भाई हिंदू से मुस्लिम में जा रहे हैं, मुस्लिम से हिंदू धर्म अपना रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं है कि मैं जाके उनसे करवाऊँ, ऐसा नहीं करवा सकते। वो अपने हिसाब से यदि उनको करना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे दिया गया है कि भाई हो सके तो किसी को कन्वर्ट ना करो, है ना। जो प्रैक्टिस जो करना चाहता है, जैसे मेरा जन्म हुआ हिंदू धर्म में, तो मैं किसी और धर्म को भी मान सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेंज करने पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया कि भाई आप मान रहे हो तो चेंज ही कर लो, लेकिन आपको अगर करना ही है तो कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, आर्टिकल 25। यहाँ पे आत्मा से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को यहाँ से हम मान सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, जो भी करना है हम कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, और प्रोपेगेट कर सकते हैं, मतलब उसका प्रचार कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल राइट है, मतलब हम अकेले इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते धर्म को लेके, वो यहाँ पे आर्टिकल 25 में दिया है। आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब किसी के पास, देखो जैसे मैं ये हुआ, है ना, मैंने प्रचार वगैरह कर दिया, ये सब हो गया, लेकिन जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, है ना, जो एक ग्रुप होता है, एक रिलीजन होता है, तो उसके रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का पूरा राइट होता है किसके पास, रिलीजियस कम्युनिटी के पास। वो अपने तरीके से जैसे भी उनको रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना है वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे, कानून के अंदर रह के, है ना। ऐसा नहीं कि कानून के खिलाफ कुछ काम, मतलब ऐसे कि भाई यहाँ पे आपने बोला ना कि प्रचार कर रहे हो, और प्रचार करते करते यहाँ पे रिलीजियस अफेयर को मैनेज करते करते पैसों का घोटाला भी करने लग गए, है ना। क्योंकि रिलीजन जो होता है वहाँ पर टैक्स फ्री होता है, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें टैक्स फ्री होती है, तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 26 बोलता है कि आप मैनेज कर सकते हो रिलीजियस अफेयर को, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वो एक दायरे में रहकर करना होगा, है ना। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। हाँ ये देखो, अभी मैंने बोला था फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन। अभी जितने भी रिलीजियस चीज़ें होती हैं ना, जो भी रिलीजन होता है, जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, तो वहाँ पे जो चंदा आता है, जो भी पैसे रहते हैं, जो उनका ट्रस्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जुगाड़ करके, है ना, टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, या अपना कोई एक ट्रस्ट खोल लेते हैं जिसका नाम मतलब रिलीजियस अफेयर्स में रख देते हैं कि भाई हाँ मेरा एक रिलीजन है, मैं रिलीजियस अफेयर्स के लिए मैं कुछ ट्रस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं पैसे डालूंगा और लोगों इकट्ठे करवाऊंगा। तो अब उससे क्या होगा कि मैं अपना जो पैसा रहेगा
उस पर टैक्स नहीं देना है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे डाल दूंगा, कुछ टाइम बाद निकाल लूँगा ताकि वो मैं टैक्स को एग्जेम्प्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे हमने देख लिया आर्टिकल 25 देखा, फिर 26 में क्या था, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना, फिर 27 में क्या था कि जो भी टैक्स होता है वो रिलीजन पे लगता ही नहीं, रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे आर्टिकल 19 में हमने पढ़े थे, है ना, रीजनल रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे भी कुछ है। जैसे हम कर रहे हैं अपना, जो हम अपना धर्म है उसको मान रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारे रिलीजन को मानने से या हमारा प्रचार वगैरह करने से किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, है ना, पब्लिक ऑर्डर जो सोसाइटी है वहाँ पे गड़बड़ी ना हो कि भाई हम यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहे हैं, मतलब प्रचार कर रहे हैं और करते करते कुछ ऐसी बात बोली जिससे कोई दूसरा रिलीजन भड़क गया, तो ये हम नहीं कर सकते, है ना। अच्छे से कर सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हो। मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, है ना, हेल्थ पे किसी की इम्पैक्ट ना आए, है ना। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, जैसे एडल्ट्री वगैरह, तो यहाँ पे क्या है, किसी की हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर बना रहे, मोरालिटी रहे और हेल्थ पे किसी की इम्पैक्ट ना पड़े। आप कैसे भी इसको रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट भी नहीं रोकेगा। स्टेट क्या करेगा, इनको प्रमोट करने की ही कोशिश करेगा, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, स्टेट रोकने की कोशिश नहीं करेगा किसी को भी, है ना। तो आर्टिकल 25, 26, 27, एक और बचा है 28, जो कि क्या है, आर्टिकल 28, जिसमें क्या बताया गया है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में, है ना। कोई भी स्कूल है या कोई भी कॉलेज है तो उसमें किस तरीके से जो रिलीजन है उसका कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो सब बताया है। तो इसमें 3 तरीके के स्कूल या कॉलेजेस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो होते हैं। पहला क्या है, होली स्टेट फंडेड, जो कि सरकारी होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, जैसे हम स्टेट पूरा फंड करता है, स्टेट ही चलाता है, सब कुछ करता है। तो उसमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको पढ़ाना अलाउड नहीं है, टोटली इसको यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, जिसमें कोई भी जो अपनी अटेंडेंस होती है वो अटेंडेंस देना अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पढ़ाए ही नहीं जाते, है ना। फिर दूसरा क्या है, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, स्टेट ने इसको पैसे भी दिए हैं, स्टेट एडेड, और इसको ट्रस्ट से बनाया गया है, मतलब स्टेट ने इसको पैसा दिया है, स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन कैसे बना है, वो ट्रस्ट के थ्रू बना है। जैसे किसी रिलीजियस कम्युनिटी ने कुछ कॉलेज वगैरह स्कूल बनाया है तो उनके लिए क्या है, स्टेट पैसा देता है, लेकिन एक ट्रस्ट के थ्रू बनाया है, किसी एक रिलीजन ने बनाया है, तो उसमें क्या होगा, उसके जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होंगे, है ना, जो धर्म के रिलेटेड चीज़ें होंगी वो यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, है ना, यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। और उसमें अटेंडेंस इज वॉलेंटरी, कि भाई आपको यदि पढ़ने आना है तो आप यहाँ पे विद कंसेंट आ सकते हैं और ये आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को पढ़ाना अलाउड रहेगा सेकंड वाले में। और थर्ड में, तीसरा टाइप का क्या होता है, जो कि एकदम प्राइवेट होते हैं, जैसे मदरसा वगैरह, जिसमें स्टेट कोई दखलंदाजी नहीं करता, स्टेट इसको पैसा नहीं देता, लेकिन स्टेट इसको क्या रिकॉग्नाइज करता है। तो प्राइवेटली ओन होते हैं, है ना, एक प्राइवेट कोई रिलीजन है ना, उसने अपना एक कोई स्कूल या कॉलेज खोला है, वो जाके यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड होते हैं, मतलब यहाँ पे जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, और जो कि वॉलंटरी होता है, मतलब अटेंड करना जरूरी होता है यहाँ पे। तो प्राइवेटली ओन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको अगर स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है तो क्या यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पढ़ाना अलाउड रहेगा। और दूसरे वाले में यहाँ पे भी अलाउड रहेगा, क्योंकि ये एक ट्रस्ट से बने हैं, एक सिंगल रिलीजन ने अपने ट्रस्ट से बनाए हैं, है ना, बनाया है कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। और जो सरकारी कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह होंगे तो यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा। तो ये हमने आर्टिकल 28 देख लिया है। क्या क्या देखा है, देखो 25, 26, 27 और 28। तो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं तो यहाँ पे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दी रखी हैं। नेक्स्ट क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दे रखा है। तो आर्टिकल 29 और 30 में क्या है, कल्चरल और एजुकेशनल चीज़ों के बारे में बात की है, एजुकेशन और कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ होती हैं तो उनके लिए भी तो कुछ प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा ना। देखो मेजॉरिटी को तो सब कुछ मिल ही रहा है, तो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको ये मेजॉरिटी दबाए ना, इसके लिए हम इसको कुछ राइट्स अलग से देना चाहेंगे। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 29 क्या बोल रहा है, राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और इनका कल्चर। तो इनकी लैंग्वेज, इनकी स्क्रिप्ट जो भी लिखते हैं और जो कल्चर है पूरा इनको कंजर्व करने का अधिकार है, आर्टिकल 29 में दिया है। और इनका जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी होती हैं इनमें एडमिशन के लिए क्या है, एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड
तो इन दोनों के बारे में बात हो रही, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो अभी क्या है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि मेंटेन करता है कौन, स्टेट करता है, और स्टेट ही इनको एड प्रोवाइड करता है, मतलब पैसे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इनको अच्छे से एडमिशन मिल सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे इनको अधिकार है कि यहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ से इनको भगाया नहीं जाएगा और यहाँ पे इनको पूरा राइट है। आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी देखो हमने यहाँ पे एडमिशन के बारे में बात की है ना, इनके कल्चर के बारे में बात की। अब क्या बोल रहे हैं, कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, है ना। ये जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी होती हैं अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ होती हैं उनके पास अधिकार होता है अपना खुद का एक इंस्टीट्यूशन बनाने का और उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। तो आर्टिकल 30 देख लिया हमने। अब क्या है, डायरेक्ट आ गए हम कहाँ पे, आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 29 30 के बाद 31 आना चाहिए था, है ना। 32 क्यों आ गया, तो जो आर्टिकल 31 है ना हमारा, आर्टिकल 31 क्या था, पहले जो जब हटाया नहीं गया था उसके पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था। अब यहाँ से इसको हटा के कहाँ भेज दिया है, आर्टिकल 300A में, है ना। आर्टिकल 300A में इसको भेज दिया है क्योंकि फंडामेंटल राइट से इसको हटाना था। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, आर्टिकल 19 क्लॉज F में आता है। 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज F में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको भी हटाया गया है एक साथ, वहां से और यहाँ से दोनों जगह से हटाया है। देखो 19 में जो था ना, आर्टिकल 19 में वो क्या था, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम टू हैव राइट प्रॉपर्टी, है ना। और यहाँ पे क्या है, राइट टू हैव प्रॉपर्टी। ये दोनों चीज़ों को हटाया गया है और कहाँ जोड़ दिया है, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से हटाकर ऑर्डिनरी लीगल राइट बना दिया है आर्टिकल 300A में, क्योंकि अगर यहाँ पे आर्टिकल 32 35 तक रहता तो क्या होता, ये फंडामेंटल राइट हो जाता। अब कभी भी यदि किसी को ट्रेन ले जानी है यहाँ से वहाँ, बीच में किसी का घर आ गया, अब वो बोल रहा है हमारा तो फंडामेंटल राइट है कि आप हमारी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते, लेकिन अब रेल वाले जो ट्रेन रहेगी वो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे क्या, ऐसे करके तो नहीं जा सकते, उनको सीधा ही निकलना पड़ेगा। या कोई भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, या कोई स्टेट कुछ ऐसा काम करना चाहती है जिससे पूरी लार्जर पॉपुलेशन को कुछ फ़ायदा होने वाला हो, तो उसके लिए क्या होता है कि जो एक आदमी है वो अपने फंडामेंटल राइट को लेके बैठ जाएगा तो वो काम वहाँ पे रुक जाएगा। इसीलिए यहाँ से हटा के, जो मोरारजी देसाई थे ना उनके टाइम पे इसको हटाया गया था, तो यहाँ से फंडामेंटल राइट से लेके गए हम कहाँ पे, आर्टिकल 300A में, जो कि एक ऑर्डिनरी लीगल राइट बन गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अभी हम आ जाते हैं वापस कहाँ पे, आर्टिकल 32 पे। 31 देख लिया क्यों हटाया गया, है ना। आर्टिकल 32 ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, हमें को उपचार मिल सकता है। उपचार किस चीज़ का, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर कहाँ तक, 30 तक, 31 हटा दिया है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, वो हमने लिख तो दिए हैं, लेकिन उनको इन्फोर्स कैसे करेंगे, उसके लिए भी तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अगर हमने ये सारे फंडामेंटल राइट लिख दिए और आर्टिकल 32 हमने लिखा ही नहीं कि भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हमें उपचार का अधिकार, मतलब हमारे अगर फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करेगा तो हम उनको इन्फोर्स कैसे कराएंगे। तो उसके लिए ये आर्टिकल 32 बनाया गया है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। किसने बोला था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि अगर ये आर्टिकल 32 नहीं होगा तो जितने भी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक जितने भी आर्टिकल हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स टू ऑल फंडामेंटल राइट टू बाइट, है ना। हमारे अगर फंडामेंटल राइट को वायलेशन होता है तो यहाँ से हम अपने फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे, तो हमारे पास इसमें राइट दिया गया है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, आप हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट आगे लग जाएगा, सबसे पहले फंडामेंटल राइट का केस लेगा, सारे केस छोड़ के फंडामेंटल राइट के केस देखने लग जाएगा कि हाँ भाई ये पहले मेरा काम है। सबसे प्राइमरी ड्यूटी
जो सुप्रीम कोर्ट की होती है वो क्या होती है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करवाना। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है हमारे पास आर्टिकल 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास हम जा सकते हैं। जनरली सुप्रीम कोर्ट सबसे मेन अथॉरिटी होती है फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए, लेकिन स्टेट में हम हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो अब अगर हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है रिट इशू करने की, है ना। तो ये क्या करेगा, हमारे फंडामेंटल, जैसे हमारे आर्टिकल 19 का वायलेशन हुआ तो हम जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हम रिट इशू करते हैं कि आपको बुलाया जाए जिसने भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है। तो वो क्या करेगा, जिसने भी किया है, जैसे स्टेट ने किया है या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ने किया है, तो उसको बुलाया जाएगा कोर्ट के सामने और उससे पूछा जाएगा, और यदि उसने गलत किया है तो उसको सजा दी जाएगी। तो ये रिट क्या होते हैं, रिट देखो, रिट 5 तरीके के होते हैं। क्या है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यू वारंटो। ये सब 5 तरह की पावर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। इनसे क्या होता है, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिस्टोर करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाती है। ये डायरेक्टली यहाँ पे बुला लिया जाता है इनके द्वारा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इंश्योर जुडिशियल रिव्यू एंड रूल ऑफ लॉ, है ना। एक ये कॉन्सेप्ट भी अलग है कि जब हमारे जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, तो वॉयलेशन कैसे होता है, एक तो स्टेट डायरेक्ट कर सकती है हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन, या कोई भी अदर पर्सन कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जो पार्लियामेंट होती है कुछ ऐसे लॉ बना देती है जिससे क्या होता है, हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो जाता है। तो फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए देखो, अब पार्लियामेंट ने तो कर दिया, अब जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये तो उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन अब इस पर चेक्स लगाने की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये क्या करेगा कि अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे। वैसे तो हर एक जो यहाँ पे लॉ पास होता है पार्लियामेंट में, उस पर जुडिशियल रिव्यू आजकल होने लग गया है। तो जुडिशियल रिव्यू करने के बाद अगर कोई भी लॉ है जो बनाया गया है, उसके बाद अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि इसने फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, तो यहाँ से जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या करेंगे, उस लॉ को क्या करेंगे, हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये तो बड़ी पावर होती है कि यहाँ से जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। अब पार्लियामेंट के पास कुछ और पावर भी दी गई हैं, जैसे रिट इशू करने की। तो रिट इशू करने की पावर कैसी, पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर बॉडीज टू इशू रिट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, और जो भी अदर जो पार्टीज होती हैं, अदर बॉडीज होती हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए काम करती है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, तो उनको भी पावर दे सकती है किसकी, रिट इशू करने की। तो ये 5 तरीके के रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है, लेकिन और जो अदर क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं उनको भी पावर दे सकता है कौन, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने जैसे अपनी पावर का यूज करके CAT, कैट, सेट और जेट को पावर दी है। कैट क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, है ना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इन सबको इसने रिट इशू करने की पावर दे रखी है किसने, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद किसी को यदि पावर देनी है रिट इशू करने की, तो पार्लियामेंट दे सकती है। और पार्लियामेंट अगर लॉ को, हमारे लॉ से कुछ लॉ बना के हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होगा, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा, उसके बाद उस लॉ को हटा दिया जाएगा। तो हमने क्या, आर्टिकल 32 तक पूरा पढ़ लिया है। आर्टिकल 12 से हमने पढ़ा था, 12 में क्या था, स्टेट की डेफिनेशन दे रखी थी। फिर 13 में क्या था, लॉ और फंडामेंटल राइट के बीच में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, फंडामेंटल राइट, है ना, चाहे वो पुराना लॉ हो, चाहे वो नया लॉ बनाया गया हो। तो ये तो आर्टिकल 12 और 13 हमने इंट्रोडक्शन में देखे थे। फिर उसके बाद 14 से स्टार्ट किया था 30 तक। 14 से 30 तक कितने, हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ना, जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको देख लिया था। और छठवा ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमने सारे फंडामेंटल राइट का पूरा देख लिया है कि कितने फंडामेंटल राइट होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। तो अभी हम क्या, जो 5 तरीके के रिट होते हैं ना, इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि ये जो रिट है ना, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यू वारंटो, इनको अलग से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, कुछ ना कुछ क्वेश्चन UPSC और जो स्टेट PCS होते हैं उनमें तो पूछा ही जाता है, हेबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम रिट पढ़ेंगे जो किसके पास पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।